केस स्टडी क्या करी है, फिक्स इनकम मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट वेयर सिक्योरिटीज दैट प्रॉमिस टू फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट एट रेगुलर इंटरवल एंड रिटर्न द प्रिंसिपल एट मेच्योरिटी आर ट्रेडेड। तो फाइनेंशियल फिक्स इनकम मार्केट एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट है जहां पर ऐसी सिक्योरिटीज का ट्रेड किया जाता है जहां पर आपको रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो की जाती है, साथ के साथ मेच्योरिटी के ऊपर आपका जितना भी पैसा होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होती है, वो भी आपको वापस कर दी जाती है। These market include variety of instruments such as government bond, cooperative bond, municipal bond and debt securities. इसके अंदर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड किया जाता है। द प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स आर गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर सीकिंग स्टेडी इनकम एंड लोअर रिस्क कंपेयर टू इक्विटीज। ठीक है, तो प्राइमरी पार्टिसिपेंट यहाँ पर नोट कर लीजिए कौन कौन से हैं। गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करती है, कॉर्पोरेशन भी पार्टिसिपेट करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी पार्टिसिपेट करती है और इंडिविजुअल भी यहाँ पर पार्टिसिपेट जो है वो करते हैं। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट इश्यूज डेट इंस्ट्रूमेंट टू रेज फंड्स फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज फाइनेंसिंग पब्लिक स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, डेट रीफाइनेंसिंग। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है ताकि उससे वो फंड रेज कर पाए और वो जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसको कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंडक्ट कर पाए, उसको पूरा कर पाए, साथ के साथ जो डेट उसने पहले से लिया हुआ है उसे भी वो वापस जो है वो कर पाए। These securities are considered relatively low risk investment because they are backed by the full faith and credit of the issuing guarantee। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो काफी ज्यादा सिक्योर मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की जो है गारंटी होती है। ठीक है, काफी लो रिस्क की होती है और इसी की वजह से इसके ऊपर आपको लो रिटर्न भी मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिक्स इनकम मार्केट के अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही सिक्योरिटी जो है वो इशू करती है। तो ये थी हमारी केस स्टडी, आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। अब इसके बेस पर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर जो है वो करना है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करने की कोशिश करनी, यानी कि आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश सिक्योरिटीज रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट featuring a stable and variable coupon interest rate and these securities have maturity spanning from 5 to 40 years। ठीक है, तो ऐसी सिक्योरिटी जिनको हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कहते हैं क्योंकि ये जो बॉन्ड्स हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और वो जो टाइम पीरियड है वो हमारे 5 साल से लेकर 40 साल तक का हो सकता है। यानी कि ये जो बॉन्ड्स हैं उनको गवर्नमेंट 5 साल के लिए भी इशू कर सकती है, 40 साल के लिए भी इशू जो है वो कर सकती है। मिनिमम 5 है, मैक्सिमम कितनी है, 40 है। और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है वो स्टेबल भी हो सकता है, वेरिएबल कूपन भी हो सकता है, यानी कि चेंज होता भी हो सकता है। तो इस सिक्योरिटी को हम क्या कहते हैं, इसे हम ट्रेजरी बिल कहते हैं, इसे हम कमर्शियल पेपर कहते हैं, इसे हम डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं या फिर ऑल ऑफ द। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दें इस सिक्योरिटीज का नाम क्या है। ऐसे सिक्योरिटीज जिनको हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इसको लॉन्ग टर्म के लिए इश्यू करती है ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए फंड जो है वो रेज कर सके और जो टाइम पीरियड है वो जनरली 5 से लेकर 40 साल तक का होता है मेच्योरिटी पीरियड। तो इस सिक्योरिटी का नाम क्या है वो आपने चार बॉक्स में आंसर करके बताना है। इसे हम ट्रेजरी बिल कहते हैं, कमर्शियल पेपर कहते हैं, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं या फिर ऑल ऑफ द। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंस्ट्रूमेंट आर इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया to fund development projects and meet fiscal deficit requirement and have a typical maturity period of 10 years। ठीक है, तो ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट जिनको स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है ताकि वो फंड रेज कर पाए, ठीक है, और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर पूरा कर पाए, उसको फंडिंग दे पाए, साथ के साथ जो फिजिकल डेफिसिट की जो रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर पूरा कर पाए और इनका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो लगभग 10 साल का होता है। तो इस डेट इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, इसे हम स्टेट डेवलपमेंट लोन कहेंगे, इसे हम डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहेंगे या फिर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड कहेंगे या फिर नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। इसे हम स्टेट डेवलपमेंट लोन कहेंगे, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या लग रहा है आपको, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स इज द करेक्ट आंसर। स्टेट डेवलपमेंट लोन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए फंड चाहिए तो वो इशू करती है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पर अगर स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए तो वो इशू करती है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है।
सबसे पहले इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या है, इसका यहाँ पर मतलब जो है वो समझ लो, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का मतलब आपको पता है महंगाई। जब हमारे देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। अब इन्फ्लेशन की वजह से होता क्या है, तो हमारे मनी की जो परचेजिंग पावर है, यानी कि जो उसकी रियल वर्थ है, वो यहाँ पर कम हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल दे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो 1960 के अंदर जो 100 रुपए की वैल्यू थी और आज 2024 के अंदर जो 100 रुपए की वैल्यू, वो सेम नहीं है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस 100 रुपए की जो एक्चुअल वैल्यू है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। पहले आपको 2 रुपए किलो चावल मिल जाते थे, पर आज मिल पाते नहीं मिल पाते। आज आपको 40 रुपए 30 रुपए किलो मिलते, तो 30 गुना महंगाई आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है वो भी यहाँ पर कम हो जाती है। जैसे अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है 10,000 रुपए की और उसके ऊपर आपको 10% का यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 1,000 रुपए आपको मिल रहा है, तो 1,000 से आपकी पैसे की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और वहीं पे आप मान के चलो इन्फ्लेशन 20% का है, यानी कि 2,000 से आपके पैसे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा बल्कि आपको 1,000 रुपए का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड लेकर आया गया, ताकि ये जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके। अब ये काम कैसे करता है, तो बेसिकली देखो, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के अंदर जब भी आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा, यानी कि आपकी जो भी रिटर्न होगी वो कैलकुलेट की जाएगी, तो सबसे पहले आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाएगा। जैसे अगर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट थी 10,000 रुपए, 10% का यहाँ पर इन्फ्लेशन हुआ है, तो हम इसमें 10% ऐड कर देंगे, यानी कि 1,000 रुपए हम ऐड कर देंगे और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी बन गई, 11,000 रुपए। अब जो आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो इस प्रिंसिपल अमाउंट पे किया जाएगा, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट था वो यहाँ पर खत्म जो है वो कर दिया। तो आई होप आपको इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर जो है वो हो गया हो। अब कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो आपने मुझे चैट बॉक्स में आंसर करके बताना है। पहला, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड फर्स्ट इशूड इन 1997, तो इसको 1997 के अंदर इशू किया गया था पहली बार, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दीज बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट, इसको यहाँ पर गवर्नमेंट ही सिर्फ इशू करती है, तो ये भी करेक्ट है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड कोई कंपनी या फिर कोई बैंक इशू नहीं कर सकती है। दीज बॉन्ड्स आर इशूड टू हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से जो आपको नुकसान हो रहा है उसको कम करने के लिए आप इसको यूज करते हो, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दे आर सब्सिट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड, तो ये बेसिकली सब्सिट्यूट होते हैं फिजिकल गोल्ड का, यानी कि आप फिजिकल गोल्ड की जगह पे इनको होल्ड करके रख सकते हो। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो रिलेटेड है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रिगार्डिंग, जो आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो बाकी ये तीन स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश आर गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज that are valued in units of gram of gold. They serve as alternative to possessing actual physical gold. Investor need to make a cash payment for the issue price and the bonds will be cashed out upon maturity. ठीक है, तो देखो ऐसे गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज जो कि फिजिकल गोल्ड का सब्सिट्यूट है, यानी कि देखो जब आपके पास पैसे होते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, उसमें से एक ऑप्शन होता है कि आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, और ये काफी ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने ही वाले, ठीक है। अब जब लोग बहुत ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे वो क्या होता है कि गोल्ड की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, जिससे इसके प्राइसेस और ज्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं। इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो इशू किए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेसिकली इसका सब्सिट्यूट ही है। जैसे आप एक गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे आपने 10 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, कितना, 40,000 में, ठीक है। तो ये जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं ये भी गोल्ड के यूनिट्स में ही जो है मेजर किए जाते हैं, यानी कि आप क्या करोगे, एक यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदोगे जिसके अंदर लिखा होगा इसकी वैल्यू क्या है, 10 ग्राम गोल्ड के इक्वल है, 10 ग्राम गोल्ड के इक्वल है। तो आप यहाँ पर मान के चलो 40,000 पे रेट चल रहा है 10 ग्राम का, तो आप यहाँ पर 40,000 पे पे करोगे और ये जो बॉन्ड है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसका बेनिफिट क्या हुआ, देखो ये बेसिकली एक तरह का आपके पास गोल्ड ही हो गया। जैसे फ्यूचर में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, इसके भी प्राइसेस बढ़ेंगे। जैसे अगर मान के चलो 5 साल बाद आप इसको रिडीम कर रहे हो, तो उस समय जो 10 ग्राम गोल्ड की जो प्राइस है वो कितने हैं, हमारे 80,000 रुपए है। तो गवर्नमेंट आपको 80,000 रुपए जो है वो पे करेगी, चाहे आपने इन्वेस्ट कितना किया था 40,000 पर, गवर्नमेंट आपको कितना पे करेगी, 80,000 रुपए, क्योंकि ये गोल्ड के ग्राम्स यूनिट्स में जो है वो मेजर किए जाते हैं। इन्वेस्टर को कैश देना पड़ता है और उसे मिलता भी कैश ही है,
बस जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो गोल्ड के प्राइसेस है उसके हिसाब से आपको प्राइस भी पे करना पड़ता है और उसी के हिसाब से आपको पेमेंट भी जो है वो वापस मिलेगी। जैसे अभी आपने गोल्ड खरीदा 40,000 रुपए का, बेचोगे 80,000 में मिलेगा। सेम ऐसे ही अभी आप बॉन्ड को खरीद रहे हो 40,000 रुपए पे करोगे और गोल्ड का प्राइस 80,000 हो गया है, तो आपको उस बॉन्ड के बदले में गवर्नमेंट 80,000 रुपए जो है वो पे करेगी। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टी बिल्स विच आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू हेल्प द गवर्नमेंट कवर इमीडिएट एक्सपेंस एंड मैनेज कैश फ्लो इफेक्टिवली। टी बिल्स आर इशूड बाय, देखो टी बिल्स का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल बेसिकली शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज होती है जिसको गवर्नमेंट इशू करती है ताकि वो अपनी इमीडिएट एक्सपेंसेस और जो कैश फ्लो है उसको एफिशिएंटली मैनेज जो है वो कर पाए, यानी कि जो इमीडिएट बेसिस पे उसे नीड्स है पैसों की वो पूरी की जा सके। जो ये जो टी बिल्स होते हैं वो हमेशा डिस्काउंट प्राइस पे इशू किए जाते हैं, यानी कि अगर टी बिल का प्राइस 100 रुपए है तो वो आपको 90 रुपए का मिलेगा, 10 रुपए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। अब ये डिस्काउंट कम ज्यादा हो सकता है और ये फेस वैल्यू के ऊपर रिडीम किया जाएगा, यानी कि जब गवर्नमेंट आपको पैसे वापस करेगी तो इसकी जो फेस वैल्यू है 100 रुपए वो आपको यहाँ पर वापस जो है वो करेगी। तो टी बिल्स को कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो टी बिल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें से कौन सी ऐसी टाइप है ट्रेजरी बिल की जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है? पहला देखो 91 डे टी बिल्स, 182 डे टी बिल्स या फिर 364 डे टी बिल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या लग रहा है आपको इसमें से कौन सी हमारी टाइप है ट्रेजरी बिल की जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये तीन टाइप की ट्रेजरी बिल्स होती है और ये जो कैटेगराइजेशन हमने किया है वो ड्यूरेशन के बेसिस पे की है कि ट्रेजरी बिल की मेच्योरिटी पीरियड यहाँ पर कितना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल के जरिए 91 डे के लिए फंड ले सकती है, 182 डे के लिए और 364 डे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैश मैनेजमेंट बिल्स आर टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट issued by government to address what kind of financial situation। तो कैश मैनेजमेंट बिल्स भी यहाँ पर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको गवर्नमेंट इशू करती है। अब गवर्नमेंट इसको किस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए इशू करती है? पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नीड, जो लॉन्ग टर्म में उसे इन्वेस्टमेंट करने उस नीड्स को फुलफिल करने के लिए, या फिर टेम्पररी बेसिस पे जो कैश फ्लो मिसमैच हुआ है, यानी कि टेम्पररी बेसिस पे आपके जो कैश आउटफ्लो है वो इंक्रीज हो गए हैं कैश इनफ्लो से, तो उसको मैनेज करने के लिए आप यहाँ पर इसको यूज कर रहे हो, या फिर फंडिंग लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या फिर पेइंग ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नीड, टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैचेस, फंडिंग लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या फिर पेइंग ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी टेम्पररी कैश फ्लो मिसमैचेस इज अ करेक्ट